अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसे इंसान से जो कि पाकिस्तान में बहुत ही यूनिक काम कर रहे हैं लोगों की सेहत को बेहतर करने के लिए, और इसके अलावा फ़िटनेस पे काम कर रहे हैं, कार्डियो, एंड्योरेंस और बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम इनसे कुछ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे, कुछ अचीवमेंट्स के बारे में पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर फवाद। इनका थोड़ा सा तारुफ आपको करवा दूं। इन्होंने मास्टर्स किया है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, एमएससी फ़िज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस में। उसके बाद पीएसबी से इन्होंने लेवल 1 लेवल 2 किया, फिर उसके बाद इन्होंने रैप्स से लेवल 3 यूएई से किया, और अब जो है वो सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान को। मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर भी इन्होंने काम किया है। जी फवाद साहब, बताएं कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया। आप सुनाएं, ठीक है? खैर से। फवाद साहब, आप थोड़ा सा हमें अपना तारुफ बताएं। मैंने आपका करवाया है नाजरीन के साथ, अब आप भी थोड़ा सा हमें तारुफ करवा दें, अपना इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुनीब भाई। और तारुफ ये है कि जब 14 साल मेरी हुई थी तो स्कूल लेवल पे मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। उसके बाद मैंने कॉलेज लेवल पे, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे, फिर मैंने अंडर 16, अंडर 19 और फिर ग्रेड 2 और रीजनल, फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट को मैंने टाइम दिया। लेकिन स्पोर्ट्स के साथ साथ मैं एजुकेशन के साथ भी इन्वॉल्व रहा। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ली। दैन मैं प्रैक्टिकल लाइफ में एज अ फिटनेस मैनेजर, एज अ ट्रेनर कई जगहों पे काम कर चुका हूँ, और मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो है ना वो भी दुबई से हासिल कर ली है। सही। फवाद साहब, आप थोड़ा सा हमें अपना पर्सनल बैकग्राउंड बताएं कि आपने जो आपका स्ट्रगलिंग फ़ेज़ था उसके अंदर क्या सीखा? स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में मुनीब भाई 2014 से 2018 तक मेरा जो स्ट्रगलिंग फ़ेज़ था उसमें फ़ाइनेंशियल मुझे प्रॉब्लम थी, और ऑब्वियसली मैं जॉब नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने क्रिकेट को भी लेके चलना था और उसके बाद मैंने एजुकेशन को भी लेना था। तो अच्छी चीज़ मेरे लिए ये रही, मैंने स्ट्रगल की, साथ काम भी किया, पैसे अर्न करके मैंने अपनी फ़ीसें भी खुद अदा की, और लेवल 3 का जो सर्टिफिकेट है वो भी मैंने अचीव किया और अपने पैसों से। तो इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी हुई है, और इन स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में मेरे काफ़ी लोगों ने बड़ा साथ दिया, जिनमें से आप भी एक हो। अच्छा फवाद साहब, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में आपको कोई रिग्रेट तो नहीं है? नहीं भाई, रिग्रेट वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरी लाइफ में रिग्रेट रहा है। आज जब मैं छोटा था ना, 8 साल 10 साल का हुआ, तो बैट बॉल अपने साथ मैं लेके सोता था। इतना मुझे जुनूनी हद तक शौक़ था। तो मैं पाकिस्तान की टीम में मेरा ख्वाब था, और वो मैं जा नहीं सका ड्यू टू सम रीज़न्स, तो वो मुझे रिग्रेट एक है। सही। ज़िंदगी में आपको कभी मोहब्बत भी हुई? मोहब्बत मुनीब साहब हर इंसान को होती है, तो मुझे भी हुई, ऑब्वियसली हुई है। तो क्या उसमें आप कामयाब हुए या नाकाम रहे? देखिए, मोहब्बत में कामयाबी और नाकामी तो कुछ भी नहीं होता ना। मोहब्बत तो एक एहसास का रिलेशन है, ना मिलने या मिलने का तो नाम ही नहीं है मोहब्बत। सही। आप इंसानों की मोहब्बत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ इंसान को चाहिए कि वो इंसानों से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करे। जी मुनीब साहब, आपने बिल्कुल फरमाया। लोग यंग जनरेशन में जो आते हैं, इसके जो कॉजेज़ हैं ना, उसकी वजह से एक मोहब्बत में नाकाम हो जाए ना, ख़ुदकशी और अजीब सी सिचुएशन में चले जाते हैं। तो मेरा इसमें यही सजेशन है कि इंसानों की जो मोहब्बत है ना, उसमें कुछ नहीं मिलता। आपने मोहब्बत करनी है तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ करें, यही इस्लाम का असूल है। और इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए, अल्लाह ने कहा, लेकिन एक हद तक। लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमें अल्लाह ताला से करनी चाहिए। सही। अब ये बताएं कि आपका ज़िंदगी के अंदर क्या गोल है, क्या अचीव करना चाहते हैं? मुनीब भाई, मेरा गोल इंशाल्लाह, मैंने एम हाई रखा हुआ है। मैं पाकिस्तान में एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों को फ़िटनेस फ्रीक बनाना चाह रहा हूँ। स्पोर्ट्स और फिटनेस को लेके जो है ना, इंशाल्लाह प्लान है कि अब्रॉड में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ भी जाऊँगा, लेकिन आना पाकिस्तान में ही है। यहाँ पे एक बड़ी अपनी जो है ना कंपनीज़ बनाने का मेरा प्लान है। फवाद साहब, ये बताएं कि फ़िटनेस के अंदर सबसे अहम चीज़ क्या है? फ़िटनेस में जो अहम चीज़ है मुनीब भाई, सबसे पहले उसका ब्रेन है, उसके बाद उसका हार्ट है। इसके अलावा बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है ना। लोग जिम में नहीं आते, और क्योंकि उनका मेंटल लेवल कहेगा तो वो जिम में आएंगे। और उसके बाद हार्ट, वो बहुत रोल अदा करता है फिटनेस पे। सही। कार्डियो के और क्या फ़वाइद हैं? कार्डियो के हमेशा हमने फ़ायदे पाए हैं। कार्डियो से आपका जो दिल है वो स्ट्रॉन्ग होता है। आजकल आप देख लें, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और हार्ट अटैक की जो डिजीज़ हैं पाकिस्तान में रिसर्च की जाए तो बड़ी हैवी नुकसानात हो रहे हैं पाकिस्तान को।
तो उसमें अगर आप अपने कार्डियो का पहले मतलब मैं समझा दूं आसान अल्फाज में, जब आप कार्डियो एक्सरसाइजेज करते हैं ना, कोई भी एक्टिविटी बॉडी की मूवमेंट लॉन्ग टाइम तक आप करते जाते हो, रेस्ट नहीं लेते हो 8 से 10 मिनट तक, तो उससे आपके हार्ट जो है ना वो ट्रेंड होता है। तो उस हार्ट की एक्सरसाइज होती है, तो हार्ट के मसल्स जो होते हैं ना वो बिल्ड हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका हार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये मशकें डेली बेस पे आप स्प्रिंटें लगाएं, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, बॉडी की कोई भी मूवमेंट करें, जिम में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, लोगों ने मुश्किल बना दी है। सही। आप मुझे ये बताएं कि बॉडी फैट और मसल्स के अंदर क्या फ़र्क है? इसमें मुनीब भाई फ़र्क ये है कि हमारी बॉडी कुछ चीज़ों से बनी है, उसमें फ़ैट की रेशो भी होती है और मसल की रेशो भी होती है। तो जो बॉडी फ़ैट है वो हमारा 15 से 20% के अंदर जो होगा ना वो फिटनेस लेवल में आएगा। इतना फ़ैट हमें चाहिए क्योंकि फ़ैट इज़ अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टोर्ड फ़ैट होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी से कार्ब डिप्लीट हो जाता है या प्रोटीन अमीनो एसिड डिप्लीट हो जाते हैं तो आपका फ़ैट आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़ैट को बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, और जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी के अंदर वो पावर और एनर्जी और स्ट्रेंथ नहीं रहती और आपकी बोन्स भी वीक हो जाती हैं। ये मुनीब भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। फ़ैट्स जो है ना हमारे हार्मोन्स और हार्ट के लिए फ़ैट्स ही हमें चाहिए होते हैं, जैसे नट्स हैं और ऑलिव ऑयल है, इन चीज़ों को यूज़ किया जाए और तकरीबन आपकी बॉडी पे 15 से 20-22% तक फ़ैट होना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ना लॉन्ग टाइम तक कोई भी काम कर सकते हो। अगर फ़ैट नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो फिर वीक होता जाएगा बंदा। आप रनिंग के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? रनिंग के मुतालिक मुनीब भाई अभी भी मैं आज भी मेरी जो सबसे जो एक अच्छी चीज़ है, शुरू में भी मैं एथलीट रहा हूँ, क्रिकेटर रहा हूँ, तो रनिंग का जो आप डेली बेस पे स्प्रिंट लगाएं, इसको कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी कम टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर लें। इसमें आपका हार्ट तो अच्छा होगा लेकिन आपकी बॉडी के सारे मसल यूज़ होंगे, आपके बाल से लेके आपके पाँव तक। और वो जो स्प्रिंट्स लगाएंगे ना 20-20 मीटर की, तो उसके बाद आप मशकें करेंगे ना तो आपकी स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और आपका इसके साथ एक मेन चीज़ मैंने देखी है, मैं इसलिए करता हूँ, आपका जो एक मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो हार्मोन ही आपको रिज़ल्ट अचीव करता है। वाई आप फैट लॉस कर रहे हो, आप मसल गेन कर रहे हो, कोई भी गोल अचीव कर रहे हो, अगर हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल रनिंग करेंगे तो उसमें आपको ऑब्वियसली हार्मोन भी रिलीज़ होगा। आप ये बताएं कि जो लोग फ़िटनेस पे ध्यान नहीं देते या स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं देते, उनको लॉन्ग टर्म ज़िंदगी में नुकसान क्या होता है? उसमें सबसे पहले तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस। हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में देख लें, लोग स्ट्रेस से मर रहे हैं। और उसके बाद डिफरेंट किस्म की बीमारियां हैं, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, आपके हार्ट इश्यूज़ आ सकते हैं, बॉडी में आपके मसल वीकनेस हो सकती है आपको। ये कई किस्म के नुकसान हैं। अगर आप अभी फ़िटनेस पे आ जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला बीमारी से भी बचा देंगे। फवाद साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से फ़ैट की रेशो बढ़ रही है, जिस तरीके से बीमार लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं ड्यू टू द सोशल मीडिया एंड ड्यू टू द अदर्स थिंग्स विच इन्वॉल्विंग इन पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान के बच्चों को ये मैसेज दूंगा कि आज से 10-15 साल पहले जब मैं ग्राउंड में खेलता था ना, आपको भी पता ग्राउंड भरे होते थे। आजकल देखें ये ग्राउंड सारे हम अभी विज़िट करके आए हैं, खाली हैं। लोगों ने, ये छोटे बच्चे भी, जवान भी नहीं हुए, उनके पेरेंट्स ने, उनसे भी मैं एक मैसेज देता हूँ कि उनको मोबाइल ना पकड़ाएं, उनको बैट बॉल पकड़ाएं, उनको हॉकी पकड़ाएं, उनको फुटबॉल दें ताकि वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हों। उसका फ़ायदा ये होगा कि उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी होगी और उनकी एजुकेशन भी अच्छी होगी और एक अच्छे शहरी बनेंगे और पाकिस्तान को वो फ़ायदा देंगे। फवाद साहब, मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपने माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, एक अच्छे ट्रेनर की कमी पाकिस्तान में देखी जा रही है। यहाँ पे कोई भी शख्स है वो मैट्रिक करता है या उसके बाद FA करता है, वो सर्टिफिकेशन ले लेता है और उसके बाद वो लोगों की सेहत के साथ खेलना शुरू कर देता है। और यानी कि जैसे प्रॉपर, मेरा मकसद कहने का, आपसे सवाल करने का ये है, क्योंकि आपने माशाल्लाह बहुत लॉन्ग एजुकेशन इसमें ली है, मास्टर्स किया, फिर उसके बाद आप सर्टिफिकेशन की तरफ आए। मैं सर्टिफिकेशन की तरफ बाद में आऊँगा। ज़रा आप मुझे ये बताएं कि आपका जो प्रोसेस था नॉलेज गेन करने का, मास्टर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस, इसका आपको क्या फ़ायदा हुआ? इसमें मुनीब भाई सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में पहले भी था ना, शुरू से 10-15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने 2 सवाल किए, आपने ये ज़हन में रखना है। पहला मैंने कहा कि वो लोग जो कि विदाउट एजुकेशन सिर्फ इस फील्ड में आ रहे हैं कि लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। फिर आपने दूसरा जवाब ये देना है जो आपसे मैंने पूछा कि एजुकेशन क्या रोल प्ले कर रही है। चलें, सबसे पहले मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, एजुकेशन के अलावा
आपने कोई भी स्पेसिफिक डिग्री लेनी ना, एक डॉक्टर है ना MBBS, उसको इनिशियल फेज़ पे करना पड़ता है, फिर वो स्पेशलाइजेशन करता है। बिल्कुल। तो ऐसे मैंने मास्टर्स डिग्री ली स्पोर्ट्स साइंसेज में, एक्सरसाइज साइंस में। 20 to 25 प्लस सब्जेक्ट्स पढ़े पूरी बॉडी में जो यूज़ होने हैं, कुछ स्पोर्ट्स के पढ़े। उसके बाद सर्टिफिकेशन बड़ा मेन रोल अदा करती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इससे आपको एक लाइसेंस मिलता है। ऐसे तो कोई भी कह देगा कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये ट्रेनर है, आजकल तो हर कोई ट्रेनर बन जाता है। लेकिन मेन अगर आप लाइसेंस लोगे, पढ़ के आओगे ना, तो आप, मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ HA, आप किसी भी क्लाइंट के हेल्थ एडवाइज़र होते हो, ठीक है। ऐसे अगर कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर ऑब्वियसली रिस्क वाली बात है। नहीं, चंद लोग सिर्फ सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता, ना स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड होता है, ना कोई डिग्री होती है। यानी कि उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के बारे में यही है कि अगर एक बंदे ने सर्टिफिकेशन ले ली है, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अबूर हासिल करें। जितना प्रैक्टिकल होंगे खुद भी और क्लाइंट को भी ट्रेन करेंगे, अपना पेपर वर्क करेंगे, तो ऑब्वियसली उनको अल्लाह ताला रिज़ल्ट देगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सबसे पहले बताएं लेवल 1 क्या होता है? लेवल 1 एक फ्लोर ट्रेनर कहते हैं जो जनरल गाइडलाइन देता है, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 असिस्टेंट ट्रेनर आ जाता है। फिर लेवल 3 इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है, उसको पर्सनल ट्रेनर की डिग्री कहते हैं। फिर लेवल 4 भी है, वो एलीट ट्रेनर होता है। फिर लेवल 5 वो मास्टर ट्रेनर है। तो ये सारी कैटेगरीज़ हैं। आहिस्ता आहिस्ता मतलब जो भी, जिसको भी शौक़ है ना, वो लेवल 1 से स्टार्ट करे। अगर MSc नहीं की, परेशान नहीं होना, और भी रास्ता है। लेवल 1 से स्टार्ट करे, फिर लेवल 2, ऐसे लेवल 5 हो जाए। सही। और स्पोर्ट्स के अंदर जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा क्रिकेट से लगाव था, स्पोर्ट्स ने, क्रिकेट ने आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले किया और आपकी जॉब में आपको क्या फ़ायदा दिया? क्रिकेट में मुनीब भाई, मुझे मेहनत करने का जज्बा, और उसमें जो भी मैंने वो हार्ड वर्क की है, जो मुझे 10 साल की मेहनत में पाकिस्तान की टीम में या कहीं नहीं जा सका, लेकिन वो मुझे अपनी जॉब आज मैं एक अच्छे टाइम पे कर रहा हूँ। इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड हूँ। आगे भी मेरे प्लान्स हैं। तो स्पोर्ट्स की वजह से मैंने मेहनत के साथ साथ जो है ना, अल्लाह ताला का जो है ना ज़िक्र भी किया, नमाज़ें पढ़ी, जिसकी वजह से मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। आप ये बताएं कि बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स की वजह से पाकिस्तान में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं होता। उन्होंने ना एजुकेशन को टाइम दिया होता है, तो बैलेंस रास्ता नहीं उन्होंने इख्तियार किया होता। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे क्योंकि आप खुद एक स्पोर्ट्स मैन हैं। ये आपने मेरे दिल का सवाल पूछा है। काफ़ी लोगों को मैं विज़िट करता हूँ, ग्राउंड्स में जाता हूँ ना, सिर्फ स्पोर्ट्स कर रहे हैं। ये तो बैलेंस आउट हो गया ना। आप सेब खाएंगे, आपको एनर्जी मिलेगी। 5 सेब तो नहीं खा सकते ना, उससे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसमें जो मैंने एक चीज़ देखी है, एजुकेशन भी साथ लेकर चलें, प्लान B भी साथ होना चाहिए। अगर एक ही रास्ते पे चलेंगे तो पाकिस्तान की टीम में 11 लड़के होंगे मेरी तरह, जैसे मैं खेल रहा था। लेकिन अल्लाह ने मुझे वो हिम्मत दी, अल्लाह ने लिखा हुआ था, मैंने एजुकेशन को साथ लेके आया। जो मेरी इंजरी हुई थी वो भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ है, और उस चीज़ को, एजुकेशन को मैं साथ लेके आया तो फ़ायदा हुआ। आज मैं बड़ा अपसेट होता हूँ, लोग सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वो कोई पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं है, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट नहीं है। अच्छा, मेरा आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन है, क्योंकि आप हम फिज़िकल फ़िटनेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो सारे आ जाते हैं, बड़े छोटे के साथ बूढ़े सारे आ जाते हैं, ख़वातीन। तो आप पाकिस्तान की जो ख़वातीन, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की ख़वातीन के बारे में मैसेज ये है कि सबसे पहले मैं सजेशन दूंगा, फिर मैसेज दूंगा। सजेशन ये है कि आप लोग अपनी फ़िटनेस को बेहतर करें। पाकिस्तान में शादी के बाद एक बच्चा हो जाए या थोड़ी सी उम्र बढ़ जाए, तो वो जल्दी एक ओबीस की तरफ जो है ना जाना शुरू हो जाती है। उससे औरतों को ज़्यादा बीमारियां लगती हैं, और रिसर्च कहती है कि हमारी जो औरतें हैं वो जल्दी ओल्ड हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लिए सजेशन ये है कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्टेमिना, जो भी फिटनेस कंपोनेंट्स हैं उस पे काम करें। इंशाल्लाह उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डाइट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? डाइट के हवाले से यही है मुनीब भाई, जो भी किसी भी क्लाइंट का गोल है ना, हेल्दी जो डाइट है ना, उसमें आप नट्स का इस्तेमाल करें, किसी भी टाइम कर सकते हैं। सैलड का इस्तेमाल करें, कुछ अमाउंट में प्रोटीन भी इस्तेमाल करें। मल्टीविटामिन्स, आपकी अगर 40 साल है तो आप एक पिल ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप सैलड खाएंगे ना वेजिटेबल्स, उसमें से भी आपको मिल जाएगा। ओवर ट्रेनिंग के क्या नुकसान आते हैं? ओवर ट्रेनिंग में नुकसान ये है कि आपको रिकवरी में टाइम लेट हो जाता है। अगर एक मसल मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज की है, मुझे 2 दिन में रिकवर होना है, तो 5 दिन तक मैं एक्सरसाइज ही नहीं कर सकूँगा चेस्ट की। ये नुकसान है। और आपकी ब्रेन डेवलपमेंट वो भी रुक जाती है, और एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन और इंजरी होने के चांसेस होते हैं इसमें। फवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे नाज़रीन को अपने मुतल्लिक बताया, अपने गोल्स के मुतल्लिक बताया, और उसके अलावा स्ट्रेंथ के मुतल्लिक, फ़िटनेस के मुतल्लिक, और बहुत सारी चीज़ों के मुतल्लिक हमें बताया।
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो बंदा भी इन बातों को सुनेगा वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई चेंज लेकर आएगा। आखिरी बात मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी किस वक्त हुई? ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे माँ बाप की खिदमत करने में खुशी होती है। और आप ले लो कि एक मेरी ख्वाहिश है, कल को अल्लाह मुझे औलाद देंगे ना तो मैं उसको क्रिकेटर बनाने की कोशिश करूँगा, उसमें मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।